सोया हुआ। क्या मतलब है? सोया हुआ। आगे क्या है? अवस्था मतलब क्या है? अवस्था। दो चीजों से बना हुआ है ना, तो हम इसको कह सकते हैं क्या है अपने पास? सुषुप्त प्लस अवस्था। मतलब वह अवस्था जिसके अंदर कोई सोया हुआ है। कौन सोया हुआ है बेटा? यहाँ पे बीज सोया हुआ है। क्या बीज सोता है क्या? हाँ सोता है सर। जब तक उस वो जग गया तो उससे पौधा निकल जाएगा। ठीक है, तो जब तक उससे पौधा नहीं निकल रहा तब तक के समय को हम क्या कहते हैं? सुषुप्तावस्था कहते हैं। ठीक है, मूंगफली खाई है बारिश में तुमने? अभी आते हैं ना वो गरम गरम मूंगफली शेक के, नई मूंगफली आती है, खाई है? वो कभी कभी जर्मिनेट हुई मिलती है क्या? देखा तुमने? कभी कभी उसमें से एम्ब्रियो जो है उस पार्ट से ना एक पतली सी डंडी सी निकली हुई रहती है। वो क्या है? प्लूम्यूल है, रेडिकल है, क्या है वो? आ जाएगा वो जब अपन हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा वो रेडिकल था या प्लूम्यूल था, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वो जर्मिनेट हो गया, सीधा मतलब क्या है? जर्मिनेट है। क्या वो सोया हुआ है क्या बीज? नहीं। ऐसे बीज को अगर खाओगे तो उसका टेस्ट अलग आता है ना? होता है, थोड़ा सा कड़वा सा लगता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जैसे ही मूंगफली हार्वेस्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के टाइम पे जब हार्वेस्ट हो जाएगी, क्या उस टाइम पर कोई मूंगफली तुमने जर्मिनेट होते हुए देखी है क्या? सोच के देखो, नहीं देखी। क्योंकि हम उस टाइम पर घर में खाने के लिए कौन सी मूंगफली यूज करते हैं? लाल वाली मूंगफली जो है छोटी, वही यूज करते हैं ना, वो कभी जर्मिनेट नहीं होती। लेकिन अभी इस टाइम पे जो खाते हैं वो कौन सी है? थोड़ी बड़ी मूंगफली, गुलाबी रंग की, पिंक रंग की जो आती है, वही खाते हैं ना, वो जर्मिनेट मिलती है। इसका मतलब क्या है? ये दो टाइप की अलग अलग मूंगफली है कि नहीं है ना? वो तो रेड है और ये पिंक है। एक जर्मिनेट होती है, एक जर्मिनेट नहीं होती है। और यही चीज आपके ग्राउंडनट में आप पढ़ोगे कि आपका ग्राउंडनट दो टाइप का होता है, एक होता है आपका गुच्छेदार और एक होती है फैलने वाली। ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया प्रोकम्बेंस, अरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा, ये चीज पढ़ी है। गुच्छे वाली के अंदर सुषुप्तावस्था होती है या फैलने वाले में होती है? गुच्छे वाले में होती है। फैलने वाली तो अपन नॉर्मली यूज कर रहे थे। हाँ फैलने वाली में, सॉरी, गुच्छे वाली में नहीं होती। किसमें रहती है? फैलने वाली के अंदर होती है, जिसमें पिंक कलर के जो अपने सीड आते हैं। तो ये डोरमेंसी का कॉन्सेप्ट है कि जब तक बीज सोया हुआ है या रुका हुआ है, उसमें से पौधा नहीं निकला है, उसको हम क्या कहेंगे? सीड डोरमेंसी। जैसे अभी अपन सब हैं, अपन सब किसमें है? डोरमेंसी में है। किसमें? ठीक है, क्योंकि अभी तक हमसे ज्ञान बाहर निकलने नहीं लगा, अभी हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एनवायरनमेंट का इफेक्ट हम पे हो रहा है, हम एनवायरनमेंट को अभी तक कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उसको हम बीज सुषुप्तावस्था कहेंगे। आप कोचिंग में आए, आपने एडमिशन लिया, खाना खा रहे हो, ठीक है, रेस्ट कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, क्या तुमने अभी तक कोई आउटपुट दिया? नहीं दिया। ठीक है, कब दोगे? जब एग्जाम हो जाएगा। कब दोगे? जब एग्जाम होगा, उस टाइम अपना आउटपुट दोगे। तो वो दिन होगा जब आप अपनी डोरमेंसी ब्रेक करें, उसको अपन क्या कहेंगे? डोरमेंसी ब्रेक करना। तो बताओ, बीज के लिए डोरमेंसी होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है? सोच के बताएं। दोनों जरूरी है। बाहर एनवायरनमेंट है, उसके अंदर इतनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, हम ही नहीं जा पा रहे, बीज कैसे रहेगा बेचारा? उस टाइम पर हमें डोरमेंसी चाहिए। ठीक है, बाहर फेवरेबल एनवायरनमेंट है, बीज उग ही नहीं रहा कि मैं नहीं उगूंगा, ठीक है, तो उस टाइम पर खराब बात है। तो सीड डोरमेंसी अच्छा भी है, बुरा भी है, डिपेंड किस पे करता है? कंडीशन पे या एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके कारण अभी अपन पढ़ेंगे किस तरह से होता है। पर डोरमेंसी को समझने के लिए पहले अपन को पढ़ना क्या जरूरी है कि एक सीड जो है उसका जर्मिनेशन या फिर हम कहें उसका अंकुरण किस प्रकार से होता है। क्या होता है बेटा? अंकुरण, कि वो उगता कैसे है, तभी तो हमें पता पड़ेगा डोरमेंसी क्या है। ठीक है, कहते हैं चोर चोरी करता है, ठीक है, अगर हमें चोर को पकड़ना है तो किसकी तरह सोचना पड़ेगा? चोर की तरह सोचना पड़ेगा। तो बीज को हमें जर्मिनेट करवाना है तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जर्मिनेट होता कैसे है, तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं एक बीज है अपने पास, ये एक कॉर्न सीड या मक्के का बीज होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखेगा। बाहर की तरफ आपका सीड कोट आ गया, अंदर आपका एंडोस्पर्म आ गया और इधर ये एम्ब्रियो आ गया। ठीक है, ये पार्ट है तीनों। अब सीड जर्मिनेट कैसे करेगा, तो उसके लिए पहले तो कंडीशंस चाहिए। ठीक है, कंडीशन में क्या है बेटा? एक तो आती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चाहिए अपन उसकी बात कर लें पहले।
जब भी हमारा सीड जर्मिनेट करेगा उसके लिए पहली हमें चीज क्या चाहिए, लाइट। क्या चाहिए, लाइट, ठीक है। लेकिन लाइट हो तो भी जर्मिनेट करता है और नहीं है तो भी जर्मिनेट कर जाता है। देखा है आपने ये सब, कहाँ देखा है, सोच के बताएं। आलू देखा तुमने घर में, ठीक है, उसके अंदर जो आंखें होती है उनमें से बाहर जो है वो पौधे निकलने लग जाते हैं, चाहे तुम उसको अंधेरे में रखो, ठीक है, हल्की हल्की रोशनी हो तो भी चलेगा, अंधेरे में रखो तो भी जर्मिनेट होता है। बस बात ये होती है कि उसका कलर है वो वाइट होता है और जैसे ही तुमने धूप में रखा वो ग्रीन हो जाता है। समझ में आई बात? तो जर्मिनेट तो होगा, लाइट रिक्वायरमेंट इतनी जरूरी नहीं। सेकंड रिक्वायरमेंट अपनी जो है बेटा वो है ऑक्सीजन। कहाँ से लेगा ना बेचारा, जर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें जीवन है, जिसमें जीवन है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन चाहिए उसको। आपने कभी सोचा गेहूं को ड्रम में भर के क्यों रखते हैं, छत पे फैला के भी तो रख सकते हैं, ड्रम में क्यों रखते हो उसको, ऑक्सीजन कम करने के लिए। किसके लिए रखा जाता है, बोरी में भी तो रख सकते हैं, ड्रम में क्यों रख रहे हैं, ऑक्सीजन कम करने के लिए, ताकि वहां पर एयर का आना जाना नहीं हो और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सीड रेस्पिरेशन कम करेगा तो वो खराब होने के चांस क्या हो जाते हैं, उसके कम हो जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अपन कहते हैं बेटा वो क्या है, अपने आसपास एनवायरमेंट का टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। फ्रिज में रख दो, इस बार अभी राखी पे जाओगे ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। चने मिल जाएंगे, मूंग उड़द कुछ भी दाल, जो दाल हो ऐसी चीज, वो लेकर एक दिन रात को उसको भिगो के रख दो, ठीक है। सुबह उठ के वो जो भीगे हुए जो बीज होंगे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। दो रुमाल ले लेना या कोई भी कपड़े हो वो दो ले लेना। एक को तो क्या करना, बाहर कहीं पे धूप में नहीं रखते बेटा, उसको छाया में कहीं पे घर पे किसी भी कोने में जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ उसको रख देना, ठीक है। और उसको क्या करना है, 2 दिन तक हाथ नहीं लगाना है। क्या करना है, 2 दिन तक हाथ नहीं लगाना है उसको, ठीक है। मॉइस्चर देना है, क्योंकि फ्रिज में दूसरा पार्ट अपन कहाँ रखेंगे, फ्रिज में रखने वाले। कहाँ रखने वाले, फ्रिज में। फ्रिज में मॉइस्चर रहता है, अब जैसे गेट खोलते ठंडी ठंडी हवा आती है वो मॉइस्चर है, ठीक है। तो मॉइस्चर है तो बाहर वाले को भी मॉइस्चर देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 2-3 घंटे के अंदर एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना, कुछ नहीं करना। 2 दिन बाद उसको ऑब्जर्व करके देखना क्या चीज होती है। कंडीशन सारी सेम है, दोनों के अंदर डिफरेंस होगा जर्मिनेट करने में, क्या होगा वो तुम खुद देखना, ठीक है। वो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है, उससे अपन को पता लगता है। टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो भी जर्मिनेट नहीं होगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो भी जर्मिनेट नहीं होगा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो सीड के जर्मिनेट होने के लिए चाहिए। क्या चाहिए, हम कहेंगे मॉइस्चर या फिर वाटर आप कह सकते हैं, ठीक है। मॉइस्चर कहें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि पानी में डिप करके रखें जर्मिनेट नहीं होगा। क्या चाहिए उसको, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मॉइस्चर। क्यों होगी, क्योंकि जर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले ही मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सीड क्या करता है बेटा, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप की अपन बात करें तो हमारा जो सीड है वो क्या करता है बेटा, वाटर एब्जॉर्ब करता है या फिर हम कह सकते हैं अंतः चूषण करता है। क्या करता है बेटा, किसका अंतः चूषण करेगा, जल का, ठीक है। जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन करता है, अंतः चूषण करता है, उसको हम इंग्लिश में वर्ड क्या देते हैं, इम्बाइबेशन। क्या कहते हैं उसको, इम्बाइबेशन। हिंदी में इसकी जो टर्म है वो क्या है, अंतः चूषण, ठीक है। एब्जॉर्ब करने को तो हम चूषण कह सकते हैं और अंतः चूषण का मतलब क्या है, अंदर तक उसको खींच लेता है। ये क्या चीज है, अपने लकड़ी के गेट बारिश के टाइम पे, सिंपल सा एग्जाम्पल देखा है तुमने, जो गेट बिल्कुल हल्के से या फिर आराम से बंद हो जाते हैं वो गेट बारिश के टाइम पे बंद होने में दिक्कत करते हैं। देखा है तुमने, क्यों करते हैं, लकड़ी मोटी हो जाती है, खाना खा लेती ज्यादा, है ना। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है तो वो अपने विड्थ के अंदर, लेंथ के अंदर इंक्रीज होगी। क्यों होता है ऐसा, पानी एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ ऐसा, हैवी तो हो गया, लेकिन पानी जैसे अपन ने पिया, ठीक है, और फिर अपना जो वेट है बॉडी का वो इंक्रीज हुआ, हम भारी हुए मान लिया, लेकिन हमारा पेट फूलने लग जाता है। उसका कारण क्या है,
वही चीज मैं पूछना चाहता हूं कि लकड़ी जो है वो फैल रही है, तो उसका कारण क्या है, पूछ के बताएं। चने आपने देखे हैं, भिगो के देखे हैं, ठीक है, चने अभी तक ठीक है, हार्ड सीड कोट है, चबा के देखो तो तुम्हारा दांत टूट जाए, लेकिन तुम उसको एक दिन पानी के अंदर रख दो, अगले दिन खाओ तो सॉफ्ट हो जाते हैं, होते ही नहीं होते। तो वो सॉफ्ट क्यों हुए, वही मैं पूछना चाहता हूँ। उसकी साइज भी इंक्रीज हो जाती है। काबुली चने पहले अपन डालते हैं छोटे छोटे से होते हैं, अगले दिन छोले बनाने के लिए करते हैं इतने बड़े बड़े चने हो जाते हैं, तो वो साइज इंक्रीज क्यों हो रही है, यही मैं पूछना चाहता हूँ। साइज इंक्रीज किसकी वजह से बेटा, वाटर जो है वो जैसे ही टिश्यूज को मिलता है तो वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तुमने पढ़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और पानी जो है वो मॉलिक्यूल्स बीच में जाने की वजह से क्या होता है, टिश्यूज जो है वो दूर जाने लगते हैं। पानी में बहुत ताकत होती है बेटा, बहुत ताकत होती है। अपन जितना सोचते हैं कि एक पानी की बोतल भी पी ली अपन ने, उतना ही नहीं है, पानी बहुत बहुत पावरफुल चीज़। सुनामी देखी थी तुमने, सुनामी का नाम सुना था, देखी तो नहीं, देखी होती तो यहाँ नहीं होते, ठीक है, तो नाम सुना था। तो उस टाइम पर एक दिन में, सॉरी रात को आई थी, एक रात के अंदर करीबन 1.5 लाख लोग खत्म हो गए एक ही बार में, इतना पावरफुल है। तो जब ये लकड़ी के टिश्यूज के बीच में चला जाता है उस टाइम पर ये उसको एक्सपैंड कर देता है, ठीक है। तो ये पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, वाटर के पास। इससे वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो हमें याद रखना है पहला या फिर हमारा जो प्रथम चरण है, प्रथम स्टेप जो है जर्मिनेशन में, वो क्या है, अंतःचूषण या फिर पानी का इम्बाइबेशन। कोई दिक्कत इसके अंदर, पानी एब्जॉर्ब करेगा, फिर उससे क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, सॉफ्ट। अब बताओ पानी अंदर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, ठीक है। पानी अंदर चला गया किससे, सीड कोट से। सीड कोट तो हमारा क्या हो गया बेटा, सॉफ्ट हो गया। क्या हो गया, सॉफ्ट। अब पानी अंदर गया, कहाँ गया, ठीक है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दो ही तो चीज है, दोनों के पास हमारा वाटर जो है वो पहुंच गया। एम्ब्रियो पानी का क्या करेगा, बाद में बात करेंगे। एंडोस्पर्म क्या करता है, पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पानी जो है वो सेकंड स्टेप में कहां पर चला जाता है बेटा, हम कहेंगे भ्रूणपोष में। कहां पर जाएगा, भ्रूणपोष तक। भ्रूणपोष तक जो है वो जल पहुंच जाता है और उसकी वजह से वहां पर एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है सबके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो वाटर जैसे एंडोस्पर्म के पास पहुंचा, कोई तुम्हें चने दे दे मुट्ठी भर और तुमसे कहे कि इनकी सब्जी बना लो, बिना पानी के बना सकते हो, नहीं, ठीक है। अब उसके साथ वाटर भी हमने ऐड कर दिया, अब उसकी सब्जी बन सकती है, बिल्कुल। तो उसी चने की तरह हमारा एंडोस्पर्म है, अभी कुछ नहीं है, जैसे ही पानी यहाँ पर पहुंचा तो अब क्या होगा, खाना बनने लगेगा। कैसे बनने लगेगा बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिब्रेलिक एसिड। क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एंडोस्पर्म के, सॉरी एम्ब्रियो के अंदर। कहां पर होगा, एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो में क्या रहता है, Ga3। कहां पर रहता है बेटा, ये भ्रूण में। कहां पर, भ्रूण में पाया जाता है। वो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है, एक्टिवेट, ठीक है। और इधर पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, दोनों काम साथ में चल रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो Ga एक्टिवेट हुआ वो क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, एंजाइम। एंजाइम का नाम याद रखना कौन सा है, अमाइलेज। क्या नाम है, अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम किसका अपघटन करेगा, वेरी गुड, किसका करेगा, स्टार्च का। तो हमारे एंडोस्पर्म में भोजन किसके रूप में था, पढ़ लिया था अपन ने पहले, ये समझ गए थे, स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। तो अमाइलेज किसका अपघटन कर रहा है, स्टार्च का। अब स्टार्च का अपघटन करके वो क्या बनाएगा, क्या करेगा, सिंपल शुगर में चेंज कर। अपघटन का मतलब तो पता है तुम्हें, ठीक है। अपघटन का मतलब क्या है, बताओ ना फिर, अभी तुमने कहा हाँ पता है, बताओ क्या होता है अपघटन का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन, अपघटन, क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये पेन है, इसका अपघटन कर दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पता नहीं सर, बना के देख लेते हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना, सिंपल सा मतलब। क्या मतलब है, टूटना, ठीक है।
अब टूट गए तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, बस यही क्या है, अपघटन है। और अगर हमने छोटे छोटे टुकड़े वापस साथ में मिला दिए तो वापस जुड़ जाएगा, उसको अपन कह सकते हैं अपना फॉर्मेशन। जैसे आप प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोटीन मान लिया अपन ने, हाथी जितना बड़ा, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, उसका अपघटन चालू करा, तो छोटे छोटे टुकड़े जो हमें मिले वो क्या है, अमीनो एसिड है। क्या है, अमीनो एसिड। अपन ने वापस सारे साथ में मिला दिए तो वापस क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, वही चीज है। तो स्टार्च जो है वो अपने पास क्या बड़ी चीज है, ठीक है। उसके ऊपर एंजाइम कौन सा लगा बेटा, अमाइलेज एंजाइम, कौन सा, ठीक है। अमाइलेज जैसे ही गया उसने क्या करा, तोड़ना चालू करा, और टूट टूट के वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च किससे बनता है बेटा, ग्लूकोज से। किससे बनता है स्टार्च, अब ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये आपके केमिस्ट्री के बायो के क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें वहां पढ़ने हैं, वहां पढ़ोगे, धीरे धीरे याद आएगा, ठीक है। किससे बनता है बेटा, माल्टोज से। किससे, माल्टोज से। स्टार्च बनता है, सेल्यूलोज किससे बनता है, ग्लूकोज से। किससे बनता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज जो तुम पीते हो ना, ग्लूकोन डी, उसको बहुत सारा मिलाने से क्या बनता है, सेल्यूलोज। क्या बनता है, सेल्यूलोज। लेकिन एक बहुत जादू की बात पता है क्या है, ग्लूकोन डी पिया तुमने, पिया है, कैसा लगता है, थोड़ा सा मीठा लगता है। कैसा लगता है, मीठा लगता है ना, डेक्सट्रोज लिखा होता है उसके ऊपर, उसको अपन ग्लूकोज भी कहते हैं। पढ़ लिया करो कभी, कुछ जो चीजें आती है ना अपने पास उनको देखा करो उसमें क्या है, ठीक है। लक्ष्मण रेखा का नाम सुना है तुमने, हाँ सर, कॉकरोच और चींटियां है ना, उनके काम आता है। उसमें क्या होता है, दूर भागती है, उसमें केमिकल क्या होता है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, एंटोमोलॉजी पढ़ोगे तुम, क्या होता है लक्ष्मण रेखा में, कॉकरोच जा रहा है, उससे भाग रहा है, चींटियां खत्म हो रही, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इंसेक्टिसाइड होगा ना, तो तुमसे नहीं पूछ सकते क्या, इंटरव्यू में पूछ लिया था मोर्टीन में क्या होता है। अब सर मोर्टीन का पैकेट कभी पलट के और हमने देखा हो इसमें क्या है तो पता लगेगा। लक्ष्मण रेखा के पीछे देखना, उसमें लिखा रहता है 1% साइपरमेथ्रिन पाउडर, ठीक है। वो जो चौक बनी होती है ना, वो 1% साइपरमेथ्रिन के पाउडर से बनी होती है। इससे हमें पता लगता है कि अपन चींटियों को या आंट्स को खत्म करने के लिए हम साइपरमेथ्रिन का यूज, समझ में आ गई बात। पढ़ लिया करो कभी कुछ, ये किताबों में कुछ नहीं रखा हुआ है, सब पास में है, यहीं पर है। हिट में क्या होता है, अरे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ये कुछ नहीं आते हमको, आएंगे भी नहीं ऐसे करोगे, ठीक है। पढ़ना बैठ के क्या होते हैं। चलो अब एंजाइम कौन सा आया बेटा, अमाइलेज। कौन सा आया, अमाइलेज ने स्टार्च को किस में बदल दिया, माल्टोज में। इसको अपन एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। एंजाइम कौन सा था, अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज की वजह से क्या हुआ, हमारा जो स्टार्च था, क्या था बेटा, स्टार्च था, वो अमाइलेज की वजह से किसके अंदर बदल गया, माल्टोज में। किसके अंदर, माल्टोज। और माल्टोज जो है वो क्या होती है बेटा, एक सरल शर्करा होती है। क्या होती है, सरल शर्करा, या फिर अपन इंग्लिश में कह सकते हैं सिंपल शुगर माल्टोज, ठीक है। माल्टोज के अंदर उसको बदल दिया। अब माल्टोज में बदला क्यों अपन ने, माल्टोज में बदलने का कारण तो होगा, कुछ ना कुछ होता है, कारण होता है। ये कारण क्या है बेटा, कि हमारा स्टार्च जो था वो क्या था, रोटी, क्या था, और माल्टोज जो है वो क्या है, एक निवाला, ठीक है। यही चीज हुई, उसको पूरा ब्रेक डाउन करके हमने छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, तो माल्टोज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये माल्टोज किसको मिलेगी, एम्ब्रियो को। किसको मिलेगी, एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्या होता है, माल्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को जर्मिनेशन के लिए। तो हम कह सकते हैं अंकुरण के लिए उत्तरदायी जो शर्करा है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अंकुरण के लिए उत्तरदायी शर्करा या फिर जर्मिनेशन के लिए होने वाली शुगर कौन सी है, माल्टोज है। कौन सी है, माल्टोज। समझ में आ गई बात। पहला क्वेश्चन जो अपना यहां से बनता है एग्जाम के अंदर, अंकुरण शर्करा का नाम क्या है, चार ऑप्शन दे देगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और सैकरोज। तो क्या है हमारा आंसर, माल्टोज। आ गया आंसर, ठीक है। दूसरा, हमने अभी यहां पर एक और बात करी थी, किसके बारे में,
एक हमारे क्या कहते हैं उसको, हार्मोन के बारे में करी ना, ठीक है। हार्मोन जो हमने बात करी एम्ब्रियो के अंदर कौन सा था, अंकुरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन को क्या कहते हैं इन दिनों, मेरे को भी नहीं पता। अंकुरण के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा है, GA3। कौन सा है, GA3 या जिब्रेलिक एसिड कह सकते हो। हार्मोन अपने पास 5 है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 4 ऑप्शन में दे देगा, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अंकुरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन तो GA3 और उत्तरदायी शर्करा कौन सी है, माल्टोज। 2 क्वेश्चन सिंपल से बनते हैं। एक क्वेश्चन जो बनता है वो अमाइलेज के ऊपर बनता है कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है, तो हम कहेंगे अमाइलेज एंजाइम। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर, अब GA3 का काम क्या है, जर्मिनेट करना। अब वो जर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब जर्मिनेट होने के बाद हमें पता है कि उसे 2 भाग बनाने हैं, किसको, बीज को। कौन कौन से भाग बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले जड़ और तना, ठीक है, यही बात है। तो पौधे के अंदर जड़ बन रही है और तना बन रहा है, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, वही बात कर रहे हैं। कारण क्या है बेटा, ध्यान रखेंगे। हमारा एक हार्मोन है जिसको आप जानते हैं, उसका नाम क्या है, ऑक्सिन। क्या नाम है, ऑक्सिन। खोज किसने करी, बिल्कुल FW वेंट ने। IBA क्या है, वेरी गुड, रूटेक्स। इस बार का क्वेश्चन आपका जेट का आया हुआ है, ठीक है। सुपरवाइजर में भी ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिसको हम नाम से जानते हैं रूटेक्स या सेराडेक्स, वो क्या करता है, जो भी कटिंग्स होती है उन कटिंग में जड़ें निकालने का काम करता है। क्या काम करता है, वापस बोलना जोर से, क्या काम करता है, वेरी गुड, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे जड़ का निर्माण, किसका निर्माण, जड़ का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है, बस यही चीज हमको ध्यान रखनी है। जड़ का निर्माण है तो उसको अपन क्या कहते हैं, राइजोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ये यहां पे काम नहीं आएगा बेटा, ये राइजोजेनेसिस जो शब्द है ना, ये काम कहां पर आएगा, टिश्यू कल्चर में। कहां पर काम आएगा, टिश्यू कल्चर में, क्योंकि वहां पर हम उसको कल्चर में ऑक्सीजन अलग से देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन दे दिया तो उसकी वजह से क्या बनता है वहां पर, रूट, और उसको राइजोजेनेसिस कहते हैं। तो हमें तो शब्द ध्यान रखना है, राइजो का मतलब क्या है, रूट, जेनेसिस का मतलब बनना, तो जड़ का बनना। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, पौधे में जड़ का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। पौधे में जड़ का विकास कौन से पोषक तत्व के कारण होता है, फॉस्फर। यही चीज डिफरेंस हमको याद रखना है। विकास का मतलब अलग है, निर्माण का मतलब अलग है। जब अपन जाते हैं ना रोड के साइड में काम चल रहा होता है, क्या लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है, उस पर क्या लिखा होता है, एक तो कृपया धीरे चले, वो कोई नहीं समझता है, ठीक है। एक और बोर्ड लगा होता है, वेरी गुड, क्या लिखा होता है उस पर, निर्माण कार्य प्रगति पर है, ठीक है। तो निर्माण तो क्या है कि बनेगा, प्रगति पर है मतलब वो चल रहा है। वही बात है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ बना रहा है, उसका विकास करने का काम कौन करता है, फास्फोरस करता है। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरी अपन बात करें, एक और क्वेश्चन अपने पास है, कौन सा, साइटोकाइनिन। कौन सा बेटा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये क्या बनाएगा, अब इसने तो जड़ बना दी, ये क्या बनाएगा, तना बनाएगा बेटा। तो तने का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है, साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, केलोजेनेसिस। क्या कहते हैं, केलोजेनेसिस का मतलब नहीं इससे केले बनते हैं, ठीक है। केलोजेनेसिस जो है बेटा उसका, इसमें जो केलो वर्ड है इसका मतलब स्टेम है, ठीक है। तो स्टेम बनना और जड़ का बनना, ठीक है। ये दोनों टिश्यू कल्चर का पार्ट है, उसमें काम आएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जड़ का निर्माण किसकी वजह से, ऑक्सीजन, और साइटोकाइनिन की वजह से किसका निर्माण, तने का निर्माण, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। चलो एक बार वापस देख ले, हमारा सीड जर्मिनेट कैसे हुआ। सबसे पहले क्या करेगा, पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा, उसको हमने क्या कहा, इम्बाइबेशन या अंतःचूषण का। जैसे पानी एब्जॉर्ब करा तो सीड कोट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो गया तो पानी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, किसके पास,
एंडोस्पर्म के पास भी और एम्ब्रियो के पास भी। एंडोस्पर्म में क्या होगा? एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष, भ्रूणपोष में क्या होगा? भोजन के साथ क्या हुआ? वेरी गुड, स्टार्च। याद आया? भोजन किस रूप में? स्टार्च के रूप में। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कौन तोड़ेगा बेटा? अमाइलेज तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? माल्टोज में। तो अंकुरण के लिए शर्करा कौन सी? माल्टोज। ठीक है। दूसरी बात करें हम एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो जैसे पानी एब्जॉर्ब करेगा तो एक हार्मोन जो है वो वहां पर डेवलप होगा। कौन सा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जैसे ही मिला और उधर से माल्टोज मिली तो वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद दो चीजें बनेगी। कौन सी? जड़ और तना। जड़ बनी, उसको हमने क्या कहा? राइजोजेनेसिस। किसकी वजह से बनेगा? ऑक्सीजन की वजह से। दूसरा तना बना, तना किसकी वजह से बनेगा? साइटोकाइनिन की वजह से। बस हो गया हमारा अंकुरण कंप्लीट। दूसरी एक और चीज जो बेटा आईसीआर ने अपन से पूछी है, सुपरवाइजर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक बार इसको समझना। क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अंकुरित दाल या उसके अंदर मूंग दिया हुआ था अपन को। अंकुरित मूंग के बीजों में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है। चार ऑप्शन वही अपने पास वापस। एक दे दिया विटामिन ए, एक दे दिया विटामिन बी, एक दे दिया विटामिन सी और विटामिन डी। कौन सा होता है? ओके, कितने लोग कहते हैं विटामिन ए होता है? कितने लोग कहते हैं विटामिन बी होता है? कितने लोग कहते हैं विटामिन सी होता है? और कितने लोग कहते हैं विटामिन डी होता है? ठीक है, सबको पता है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? विटामिन सी मिल रहा है। ठीक है। विटामिन सी मिलने का फायदा क्या है? वेरी गुड, स्कर्वी डिजीज या स्किन एलर्जीज भी अपन कह सकते हैं, उससे हमें क्या करता है? बचाता है। ठीक है। तो अंकुरित बीज खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए? अच्छे थोड़े लगते हैं सर, कौन खाता है? खाने चाहिए। ठीक है, खा लेना, इसलिए क्वेश्चन करवाया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लें। अब जर्मिनेशन हम समझ गए। जर्मिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, इसके बाद जर्मिनेशन में क्वेश्चन नहीं जाता। अब जर्मिनेशन पढ़ लिया, अब डोरमेंसी पे आते हैं कि डोरमेंसी क्या हुई। तो डोरमेंसी का मतलब क्या है? अंकुरित नहीं होना। अंकुरित ना होने के दो कारण हैं। ठीक है। एक तो क्या है कारण कि हमारा जो भ्रूण है, नया पौधा कौन बनाएगा? एम्ब्रियो बना रहा है। ठीक है। भ्रूण को डैमेज कर दो। ठीक है। अगर आपने भ्रूण को डैमेज कर दिया तो क्या वो अंकुरित होगा? वो कभी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? डोरमेंसी की, सुषुप्तावस्था की बात कर रहे हैं। मतलब उसे हुआ कुछ नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम्हारा दोस्त सो रहा हो। ठीक है। तुम्हारा जिगरी दोस्त जो है वो सो रहा है। ठीक है, गहरी नींद में सो रहा है। तुम जाके पास में और रोने लग गए, मर गए। तो नहीं मरा, वो क्या कर रहा है? सो रहा है। हुआ कुछ नहीं है उसको। ठीक है, गहरी नींद में है, वो सो रहा है। ठीक है। कैसे पता लगेगा सो रहा है? कितने प्यारे बच्चे। हम तो इधर से चप्पल निकाल के देते हैं अपने उड़े। हाँ क्या हुआ? कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं उठा तो मतलब कुछ दिक्कत है। तो इतने मासूम, सांस चल रही है तो ठीक है। कौन चेक करेगा सांस चल रही है नहीं चल रही है? चलो, तो सीट डोरमेंसी यही चीज है बेटा कि हमारे एम्ब्रियो को हुआ कुछ नहीं है, वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो क्या भ्रूण को डैमेज करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा सर। बस हमें उसे क्या करना है? कुछ ऐसी चीजें देनी है जिससे वो क्या करे? सो जाए। ठीक है, या फिर जग जाए। अगर डोरमेंसी ब्रेक करनी है तो जगाना है, और डोरमेंसी लानी है तो सुलाना है। ठीक है। जैसे तुम्हारे सारे दोस्त साथ में बैठे हो कि यार आज तो नींद आ रही है, सारे सो जाओ, ठंड है, और तुम्हें लग रहा है कि इसको सोने नहीं देना, रजाई मत दो, पूरी रात उसको नींद नहीं आएगी। ठीक है। और तुम्हें लगता है नहीं चलो रहम आ गया बेचारे पे, ठीक है चलो सोने दो, तो दो रजाई दे दो, सो आराम से। ठीक है। तो ये अपने लिए है। तो सेम वही चीज बीज के साथ है। अपन क्या करेंगे? इसको या तो फेवरेबल क्लाइमेट अपन ने दे दिया है इसको। फेवरेबल क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ? आसपास की सारी चीजें इसके हिसाब से है। ठीक है।
सारी चीजें इसके हिसाब से, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, सारी चीजें। तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, सोएगा नहीं। तुम्हारी तरह नहीं है कि इधर गर्मी लग रही है, इधर पंखा चल रहा है, इधर कूलर की ठंडी हवा आ रही है, चद्दर भी दे दिया एक ही, ज्यादा ठंडी लग जाए तो सो गए, ये मतलब नहीं है। फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगी तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। हमें भी वही करना चाहिए। जब हमारे पास सारी कंडीशंस फेवरेबल है, हमें अपना काम करना, क्या करना चाहिए। अभी ये सारी फेवरेबल क्लाइमेट ही है तुम्हारे लिए। अभी बाहर बैठ के पढ़ो, पता पड़ा छाता लेके बैठो, बारिश हो रही ऊपर से, पढ़ सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, वही चीज़ है। तो सेम यहाँ पे जब अनफेवरेबल क्लाइमेट है, ठीक है, क्या उस समय पर हम अपना काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा, जर्मिनेट ना करने का एक और कारण है, वो कौन है, वेरी गुड, ये तो याद हो गया, एग्जाम्पल ये कौन है, हम स्वयं हैं। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं जी जान से, नहीं कर रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब आप जी जान से तैयारी कर भी रहे होंगे, ठीक है, फिर भी सिलेक्शन का क्या चांस 100% कन्फर्म है। इतना तो कॉन्फिडेंस रख लो, हाँ सर कन्फर्म है, हम करके रहेंगे। नहीं, कन्फर्म थोड़ी है ऐसा। क्या करोगे तुम जीवन में। चलो, उस टाइम अगर तुम सच में जी जान से तैयारी करने लग जाओगे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वहाँ पर कई जगह तो चमत्कारी चीज़ें हो जाती है। 15 सीटें ही थी, बाद में 20 सीटें कर देते हैं कि नहीं इसका सिलेक्शन होना चाहिए। ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, होता है ऐसा, कई बार होता है, कई जगह हो चुका है। सेट में इस बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई क्या, नहीं हुई ना अभी, हाँ नहीं हुई। लेकिन कॉलेज कितने बढ़ गए, कितने कॉलेज बढ़े, पता ही नहीं है। तुम्हारी काउंसलिंग की बात करो, जेट वालों की, 29 जो है कॉलेज वो टोटल बढ़ गए। इस बार जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने तब उस टाइम पर बीच में एक बार नोटिफिकेशन आया था कि सीट्स जो है वो जस्ट डबल हो गई है, लगभग बात आई थी। उस टाइम मैंने कहा भी था कि इस बार जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, उसी टाइम कहा था, क्योंकि सीट्स जो है वो जस्ट डबल हो गई। अब पता पड़ रहा है कि वो सीट्स डबल हुई कैसे, कॉलेजेस की उन्होंने संख्या बढ़ा दी, तो जितने बच्चे आने थे उससे जस्ट लगभग अपन कह सकते हैं डबल नहीं तो भी 1.5 टाइम्स जो है वो बच्चे वहाँ पर एडमिशन उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी करी होती तो आपका आराम से सिलेक्शन कंफर्म है। अब ये किसको पता था, किसी को नहीं। जब तक एग्जाम हुआ तब तक किसी को नहीं पता था। जब रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने नई कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया, बढ़िया ही हुआ ना। तो मतलब आपका सिलेक्शन लिखा था। तो जी जान से तैयारी करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके फेवर के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत से अपनी पढ़े जो है वो अच्छे से करनी है। ठीक है, उसमें कभी लापरवाही नहीं करें। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो उसका कारण एक कौन है, हम खुद हैं। हम ही पढ़ाई नहीं करें तो हमारा सिलेक्शन कौन करा सकता, बताना जरा, कोई नहीं करा सकता। ठीक है, हमारी क्लास में भी एक ऐसे ही था लड़का, टीचर जो है वो अच्छे से पढ़ाती थी, ठीक है, मैथ्स वाली टीचर, और ट्यूशन भी जाता था वो, लेकिन फिर भी एक बार फेल हो गया। मैं बच गया था एक नंबर से, वो फेल हो गया। मैं एक नंबर से बच गया, नहीं तो मैं भी फेल हो जाता। फिर बाद में पता पड़ा कि वो एक नंबर इसलिए एक्स्ट्रा आया क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन 2 बार कर लिया था। तो मैम ने 2 जगह नंबर दे दिए, तुम बच गया। मेरी भी वही हालत थी जो उसकी थी। क्या थी कि कोई कुछ भी कर ले, मैं ही नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन कौन कराएगा। ठीक है, तो ये सीड है, अपन सीड को अब खुद की जगह रख के देख रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन सारी की सारी है, लेकिन सीड ही नहीं चाहता मैं जर्मिनेट हूं। ठीक है, वो कह रहा है मुझे जर्मिनेट होना ही नहीं है, मैं रबी का सीड हूं, खरीफ का नहीं हूं, मैं जर्मिनेट नहीं होऊंगा, तो वो जर्मिनेट नहीं है। दूसरा कारण और क्या हो सकता है तुम्हारे सिलेक्शन ना होने का, एक तो स्वयं हो गए, दूसरा ये डोरमेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये याद हो जाएगा अभी 2 मिनट में। पहला कारण समझ में आ गया, कौन, स्वयं, हमारे खुद के लक्षण। ठीक है, क्लास इधर है 9 बजे, अपन अभी तक सो रहे आराम से। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये किसकी गलती है, हमारी है, पड़ोसी की नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें और क्या कारण हो सकता है, हमारे पड़ोसी। ठीक है, एक तो स्वयं तो हो गए, उसकी बात कर ली, और क्या दूसरा कारण, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग।
मान लो तुम बहुत जी जान से पढ़ने वाले बच्चे हो, क्लास में तुम्हारे आसपास जितने बैठे हैं वो सारे नालायक हैं, ठीक है, तुम्हें पढ़ने ही नहीं दे रहे, क्या कर लोगे? ठीक है, या तो उधर से ही उठ के इधर आओगे, और उधर वो तुम्हें पकड़ के बैठे जाने भी नहीं देंगे तेरे को, ठीक है, कहना है ना जाने नहीं देंगे तुझे, हाँ वो वाला कि नहीं जाने देंगे, तुझे भी नहीं पढ़ने देंगे, हम भी नहीं पढ़ेंगे। तुम पढ़ाई कर रहे हो और लाइट बंद कर दे कि मुझे नींद आ रही है, सो रहा हूँ, अब पढ़ के बताओ। और तुम जैसे ही फोन की टॉर्च ऑन करते हो उसमें नोटिफिकेशन आता है बैटरी लो, अब कैसे पढ़ाई करोगे? बाहर गए फिर वहां से स्ट्रीट लाइट में पढ़ने, और लाइट चली गई, अब कैसे पढ़ाई करें? उसका अभी रास्ता है रेलवे स्टेशन, कभी लाइट नहीं जाती, ठीक है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पढ़ाई करो। ये हमने किया है इसलिए बता रहा हूँ, हमने किया है, हमने बैंक एटीएम में पढ़ाई करी है। अगले दिन पेपर था, उससे पहले दिन बारिश हो गई, यही टाइम था हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे, बारिश हुई, उसकी वजह से कई पेड़ गिर गए हॉस्टल में, बाहर मेन रोड पे भी कई पेड़ जो है वो गिरे, तो वायर्स वगैरह टूट गए, कई जगह ट्रांसफार्मर जल गए, तो पूरे उदयपुर की लाइट लगभग लगभग चली गई, हमारे एरिया की भी चली गई। अब अगले दिन तो एग्ज़ाम, और हम सारे तुम्हारी तरह कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले पढ़ाई करनी है, इससे पहले देखना ही नहीं है एग्ज़ाम किसका है। कई लोग तो पूछने आते भाई कल एग्ज़ाम किसका है ये तो बता, वो भी कब, रात को 11 बजे खाना वाना खा के कि हाँ अब सोने जा रहे हैं, टाइम के एग्ज़ाम किसका है कल। अब गलती से मैंने गलत बोल दिया तो वही पढ़ के चला जाए वो, तो अब अगले दिन एग्ज़ाम, अब करे तो करे क्या? फ़ोन की बात करें तो हमारी आदत है खाना खाने के बाद चार्ज लगाते हैं, है ना, यही होता है ना, के बाद चार्ज लगाए थोड़ी देर घूम लेते हैं या फिर खाना खाते टाइम। अब लाइट तो पहले ही चली गई, चार्ज भी कहाँ से करें, ना फ़ोन में चार्ज ना इधर लाइट, कुछ भी नहीं। अब अगले दिन तो एग्ज़ाम, अब फ़ोन भी नहीं कर सकते कॉलेज वालों को कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले 7 दिन की छुट्टी थी, 7 दिन तक कुछ नहीं करा, अब क्या कर लोगे? तो फिर उसके बाद बात हुई कि अब करें क्या, क्योंकि रात की 11 साढ़े 11 बज गई, अभी तक लाइट नहीं आई। तो फिर हमने उल्टे सीधे तरीके अपनाए, कोई कहता बस स्टैंड चलते हैं, मैं क्या यार यहाँ लाइट नहीं आ रही, बस स्टैंड पे क्या आ रही होगी, रहने दो। फिर बात आई कि एक कोई बाहर से आया तो उसने कहा अरे वो एटीएम नहीं है पास में, उसमें लाइट आ रही है, एसी भी चल रहा है चलो फिर वहाँ गए, थोड़ी देर वहाँ पे पढ़ने लगे तो एसी चल रहा था, नींद आ गई। अब जैसे नींद आने लगी वो गार्ड साहब आ गए, क्या कर रहे हो? तो पढ़ाई कर रहे हैं। एटीएम में कौन पढ़ाई करता है कि हमारा कल एग्जाम है, पढ़ने दो। अब धीरे धीरे वहाँ पे 2 बच्चे 5 बच्चे, और वो बहुत ज़्यादा हो गए, अब कैसे बिठाए, इतने लोग एटीएम उखाड़ के ले जा सकते हैं? तो गार्ड साहब ने कहा कि तुम जाओ, अब कहाँ जाए। फिर कोई एक महान आत्मा थी हमारे साथ, अगले दिन पेपर और आज घर से आ रहे थे, उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन पे लाइट आ रही है, मैं भी आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ कि चलो फिर रेलवे स्टेशन। फिर सारे बच्चे रेलवे स्टेशन पे वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बस ये था कि हाँ एग्ज़ाम में पास होना, ठीक है। कई लोग होते हैं लाइट नहीं आ रही, वाह ठीक है सो जाते हैं, क्या कर लेंगे रहने दो, नहीं पढ़ेंगे। तो ये 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उनसे लड़कर जीत जाओ या फिर उनसे हार मानकर बैठ जाओ, वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब वो तुम सोच लो तुम्हें लाइफ में क्या करना है, ठीक है। अभी जो कंडीशंस है ये तुम्हारे फेवर में है, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। तुम्हें कोई नहीं कह रहा है यहाँ पर कि तुम यहाँ पर पूरे दिन नरेगा में काम करो शाम को पढ़ाई करो, कोई कह रहा है नहीं, तुम्हें से पढ़ाई करनी है, तुम्हारे लिए फेवरेबल है, इसमें तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, तो अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ करो और अपना सिलेक्शन करवा लो, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी तक इतना कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है। चलो, बीज सुषुप्तावस्था होने का पहला कारण स्वयं, दूसरा कारण एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हमें जर्मिनेट नहीं होने रही, या तो टेम्परेचर ज़्यादा या मॉइस्चर बहुत कम या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ हो एनवायरनमेंट की। चलो तीसरा कारण, तीसरा कारण, तीसरा कारण क्या हो सकता है? क्या पता, तीसरा कारण तुम्हारे सामने है, मैं है ना तीसरा कारण,
सिलेक्शन ना होने का तीसरा कारण जो है वो मैं हूँ। अगर मैं ही तुम्हें सही नहीं पढ़ाऊँ तो सही बात है ना, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि मैं तुम्हें वो चीज़ पढ़ाऊँ जिससे सिलेक्शन हो। जिससे होने वाला वो तुम्हें चीज़ ही नहीं पढ़ाओ, तुम कैसे सिलेक्शन करा लोगे? नहीं करा सकते, है ना। तो ये जो तीसरी थर्ड चीज़ है इसको अपन क्या कहते हैं? एनफोर्स्ड डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? मतलब किसी के द्वारा हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ठीक है। कोई हमें प्रेशराइज कर रहा है कि तुम जर्मिनेट नहीं हो सकते, मैं ही तुम्हें गलत पढ़ा रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ वैसे ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये नहीं कि सर आप तो चाहते ही नहीं हो हमारा सिलेक्शन। चलो, तो डोरमेंसी का सीधा मतलब क्या है बेटा? रेस्टिंग फेज या सुषुप्तावस्था। इसकी डेफिनेशन लिखी है लंबी चौड़ी, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। डोरमेंसी का सीधा मतलब क्या है बेटा? वाइबल से। सीड वाइबिलिटी पिछली बार हमने पढ़ी थी। क्या होता है सीड वाइबिलिटी? हाँ, जीवित, बिल्कुल, जो जीवित हो। सीड वाइबिलिटी को टेस्ट करने के कितने टेस्ट थे? कितने टेस्ट थे? 4। कौन कौन से? टेट्राजोलियम टेस्ट, दूसरा गॉर्डेक्स टेस्ट, तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, चौथा सैंड प्लॉट टेक्निक। 4 टेस्ट अपन ने करे थे। टेट्राजोलियम टेस्ट में कौन सी डाई यूज करते हैं? सर क्या पता है? इंपॉर्टेंट याद करने के लिए कहा भी था, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म जो है वो पूछा हुआ था, TZ का फुल फॉर्म क्या है, आया भी था, 2,3,5 ट्राई मिथाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है। गॉर्डेक्स टेस्ट में क्लोराइड किस में बदल जाता है? ब्रोमाइड में, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट या फिर KMnO4 टेस्ट, बस ये तो याद रखना है। क्या याद रखना है उसमें? ठीक है, दोनों में उल्टा है। TZ में जो जीवित है वो गुलाबी हो जाएगा, KMnO4 में जो अजीवित है वो गुलाबी हो जाएगा। बस इतना ही तो याद रखना है। चलो, तो वाइबल जो सीड है वो किसी ना किसी वजह से अंकुरित नहीं हो रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं? बीज सुषुप्तावस्था। एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम क्या था? आमीन। क्या नाम था? आमीन साहब जो थे, उन्होंने क्या कहा? डोरमेंसी जो है ये क्या है? एंडोजीनस है। एंडोजीनस का मतलब अंदरूनी तौर पर या खुद की वजह से होने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा? एनवायरमेंट करता है। कौन करता है? एनवायरमेंट। मतलब सुषुप्तावस्था होने का कारण हमारे अंदर छुपा है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? एनवायरमेंट करेगा, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। लास्ट में हम बात करें इसके अंदर कि अब सीड डोरमेंसी जो है वो हमारे पास कितने टाइप की, तो हमने बात कर ली कितने टाइप की है? 3 टाइप की। एक खुद की वजह से, एक एनवायरमेंट की वजह से, एक एफोर्ट्स की वजह से, टीचर की वजह से नहीं है, ठीक है। तो ये याद कर लो, टीचर की वजह से होने वाली डोरमेंसी। चलो, पहली जो है बेटा उसको अपन क्या कहते हैं? इन्नेट डोरमेंसी। क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको कहते हैं प्राथमिक सुषुप्तावस्था। क्या कहते हैं? प्राथमिक सुषुप्तावस्था, ठीक है। मतलब इसके अंदर सबसे पहली प्रकार की सुषुप्तावस्था जो मेजर है, ये डोरमेंसी जो है ये किसकी वजह से होती है बेटा? बीज के आनुवांशिक गुणों के कारण। किसके कारण? बीज के आनुवांशिक गुणों के कारण होती है, ठीक है। आनुवांशिक गुण का मतलब क्या है? उसके कैरेक्टर्स। जैसे हम बात करें, आप 2 सीड ले लो कोई भी, जैसे मान लिया गेहूं का ले लिया और एक सीड आपने राजमा ले लिया, दोनों को पानी में डुबो दो 1 दिन के लिए, फिर दोनों को बाहर रखो, जर्मिनेट पहले कौन होगा? कौन होगा? गेहूं होगा, ठीक है। राजमा तो 1 दिन उसको भिगो रहे हो, सॉफ्ट भी नहीं होगा, ठीक है। कारण क्या है बेटा? कि उसका सीड कोट है वो हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। राजमा देखा तुमने? सब्जी भी खाई होगी, कच्चा खा के देखना, उसको पता लग जाएगा, ठीक है। चना, चना तो खाया तुमने, ठीक है। तो अब चना है और दूसरी तरफ तुमने मान लो अभी जो मक्का आ रहा, भुट्टे आ रहे हैं, उसके बीज ले लिए, दोनों में से ज़्यादा हार्ड कौन है? चना ज़्यादा हार्ड रहता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद तो दोनों सॉफ्ट है, लेकिन अभी ज़्यादा कौन हार्ड है? चना। तो जर्मिनेट होने में ज़्यादा टाइम किसको लगेगा? चने को लगेगा, बस ये चीज़ है। अब उसका सीड कोट ही हार्ड है तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, वही बात। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको ध्यान क्या रखनी है? जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो गया। दूसरा, इसको अपन क्या कहते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड डोरमेंसी। क्या कहते हैं इसको?
वैसे ये पूछा नहीं जाता, अपन को ये ध्यान रखना है इन्नेट या फिर प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, और कुछ नहीं, खुद की वजह से हो रही है। खुद की वजह से होने में क्या क्या चीजें आ जाती है वो देख लो। एक तो अपन कहते हैं कठोर बीज चौल, किसकी बात करेंगे? कठोर बीज चौल मतलब हार्ड सीड कोट। दूसरा इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक तो हार्ड सीड कोट हो गया खुद की वजह से, और क्या हो सकता है सोच के बताओ बीज में? हाँ बेटा, भ्रूण तैयार नहीं हो, बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे यहां पर अपरिपक्व भ्रूण। क्या कहेंगे बेटा? मतलब हमारा एम्ब्रियो ही अभी तक परिपक्व नहीं हुआ, मैच्योर ही नहीं हुआ, तो जर्मिनेट कैसे होगा वो? सही बात है, ठीक है। और तीसरा कारण कुछ और क्या कारण हो सकता है? सोचो, थोड़ा दिमाग जोर डालो, इस पे काम आएगा वो। तो हम बात कर चुके हैं कठोर बीज चौल या अपरिपक्व भ्रूण, और क्या हो सकता है? एंडोस्पर्म में क्या है? एंजाइम। एंजाइम ही नहीं बने तो वेरी गुड। इसको एंजाइम की जगह हम कह सकते हैं हार्मोन। क्या कह सकते हैं? हार्मोन कहें, ज़्यादा बेटर है। मान लो वहाँ पर हार्मोन जो है GA3 वो बहुत कम मात्रा में बना ही नहीं, ठीक है, तो जर्मिनेट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था। ये भी तो हार्मोन भी तो खुद ही बना रहा है ना, बाहर से थोड़ी आ रहा है हार्मोन कहीं से, ठीक है। तो हार्मोन हो या परिपक्व भ्रूण हो या कठोर बीज चौल हो, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा आपके स्टेज पर वो पूछा हुआ कठोर बीज चौल के कारण होने वाली सुषुप्तावस्था क्या कहलाएगी? तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक सुषुप्तावस्था या इनेट डॉर्मेंसी। कोई दिक्कत इसके अंदर? सेकेंड हम बात करें, ये जो हमारी डॉर्मेंसी है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है एक्सोजीनस, मतलब जो किसी बाहरी चीज की वजह से है। एक होती है एंडोजीनस, जो इंटरनल फैक्टर्स अंदरूनी की वजह से। एक्सटर्नल तो अपन ने कह दिया बेटा, जैसे हार्ड सीड कोट, ठीक है, कठोर बीज चौल बाहर की तरफ है तो बाहरी रूप से हो गई। अंदर की तरफ अपन बात करेंगे तो बेटा ये किसकी वजह से होगा? अपरिपक्व भ्रूण। बस इतनी सी चीज, ठीक है तो दोनों ही इननेट डॉर्मेंसी, लेकिन एक अंदरूनी तौर पर है, एक बाहरी तौर पर है, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें बेटा दूसरी जो अपने पास है उसको हम कहेंगे द्वितीयक सुषुप्तावस्था। क्या कहते हैं? द्वितीयक सुषुप्तावस्था, ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। ये किसके कारण होती है बेटा? वातावरणीय स्थिति के कारण। किसके कारण? वातावरणीय स्थिति, या हम कह सकते हैं परिस्थिति के कारण, ठीक है। वातावरण की परिस्थिति के अंदर कुछ चीजें अपने पास पता है, अपन ने अभी बात करी थी। कौन कौन सी थी बेटा? एक तो हमने कहा था इसके अंदर क्या आएगा? तापमान। क्या आएगा? तापमान। और इसके अलावा वायु, ठीक है, सही बात है, वायु है। वायु को अपन कह सकते हैं क्या? ऑक्सीजन और वाटर आ गया इसके अंदर, ठीक है, H2O। और इसके अलावा, अरे अभी तो बात करी थी, लाइट भूल गए क्या? ठीक है, ये चीजें जो है जो एनवायरनमेंट से कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हम नहीं कर रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अगर ये चीजें एनवायरनमेंट में बदल जाएगी तो क्या वो जर्मिनेट होगा? नहीं होगा। उसको हम क्या कह देंगे? इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी या द्वितीयक सुषुप्तावस्था, ठीक है। किसके कारण होती है बेटा? वातावरणीय परिस्थितियों के कारण। और वो परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? अनुकूल या प्रतिकूल? प्रतिकूल, ठीक है, अनफेवरेबल होगी तभी हम बात करेंगे प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों की वजह से होता है, ठीक है। ओके, चलिए, इसमें ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात थी कि ये जो हमारी डोरमेंसी है ये कब होगी? जब हमारा बीज पौधे से अलग हो जाएगा, सही है, ठीक है, ये अलग चीज है। अब यहाँ पर बात क्या हुई कि सीड को सब कुछ मिल जाएगा लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ये एनवायरनमेंट के कारण होगा, तब हम इसको ये कहेंगे। अगर ये मानव ने कंट्रोल किया तो हम इसको फिर द्वितीयक सुषुप्तावस्था नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने साफ लिखा है किसकी वजह से? वातावरणीय परिस्थिति की वजह से। जैसे टेम्परेचर हमको चाहिए कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर तापमान चल रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या जर्मिनेट होगा?
क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक सुषुप्तावस्था। अब मान लो हमने बीज फ्रिज में रख दिए, तो इसको द्वितीयक सुषुप्तावस्था कहोगे क्या? क्या बताओ ना? नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कौन कंट्रोल कर रहा है? हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम वातावरण है नहीं है, तो उसको हम इंड्यूस्ड डोरमेंसी नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अंदर तीसरी अपने पास जो है वो कौन सी है? एनफोर्स्ड डोरमेंसी। कौन सी डोरमेंसी? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? एक तो तृतीयक सुषुप्तावस्था कहते हैं, या बलकृत सुषुप्तावस्था कहते हैं। अब बलकृत से नाम तुम्हें पता लग गया होगा। बलकृत का मतलब क्या है? जो बल के द्वारा इंड्यूस की हुई हो, मतलब जानबूझ के किया हुआ। ठीक है, अब जैसे मम्मी बाहर जा रहे, मार्केट जा रहे मम्मी पापा, वो तुमको कह के जाए कि ये दूध चढ़ा रखा है गैस पे, इसका ध्यान रखना। अब तुम देख रहे हो उबल रहा है, थोड़ी देर बाद तपेली काली पड़ गई, वो भी देख रहे हो, मजा आ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद धुआं उठने लग गया, वो भी तुम देख रहे हो, अच्छा ऐसे जलता है दूध। तो ये क्या है? बलकृत सुषुप्तावस्था, हम जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सुषुप्तावस्था क्या कहलाएगी? बलकृत। हमको पता है सीड जर्मिनेट होएगा 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पर। कितनी डेप्थ पर? अगर 5 सेंटीमीटर तक रखोगे तो जर्मिनेट होगा। तुमने उसको जमीन में गाड़ दिया 20 सेंटीमीटर पे, क्या जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा, वही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनफोर्स्ड डोरमेंसी, या फिर सिंपल कह दो किसकी वजह से? मनुष्य के कारण। किसके कारण? क्योंकि ऐसे उल्टे काम सिर्फ मनुष्य ही करता है और कोई नहीं कर सकता। हमको पता है सीड जर्मिनेट हो जाएगा, बोरी में रखा है तो हमने ड्रम में बंद करके रख दिया, कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब कहेंगे ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में, लेकिन हमने ड्रम में बंद कर दिया, हम चाहते ही नहीं ऑक्सीजन जाए। कौन काम कर रहा है यहाँ पर? हम, मनुष्य के। ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर एग्जाम्पल देख ले। एक तो है डीप प्लेसमेंट ऑफ सीड इन द सॉइल। डीप प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा? गहराई पर बुआई। क्या मतलब है? गहराई पर बुआई करना। ठीक है, या कुछ लोग होते हैं वो गहराई पर तो नहीं करते, ऊपर ही कर देते हैं। जैसे मूंग का या बीज क्या कहते हैं, गेहूं का बीज है, अगर तुमने 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कम से कम उसको जमीन में नहीं गाड़ा, ठीक है, उसको नहीं लगाया, तो क्या होगा? अगर ऊपर रह गया तो चिड़िया, ठीक है, कबूतर सबसे ज्यादा, वो एक एक दाना चुग के ले जाते हैं। ठीक है, फिर खेत में कुछ नहीं उगता है, इसीलिए उसका डिप्लेसमेंट करना जरूरी है। गहराई पर बुआई करेंगे, या फिर बेटा हम कह सकते हैं किसकी? नमी की कमी। किसकी कमी? हाँ, नमी की कमी। ठीक है, मॉइस्चर चाहिए बेचारे सीड को, तुमने उसको टांड पे रख दिया ऊपर, अब कैसे आएगा मॉइस्चर? ठीक है, तो वो चीज हो गई। या तीसरा हम बात करें किसकी? वायु संचार, या फिर हम बात करें ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, और एक लास्ट अपन कह सकते हैं यहाँ पर लाइट जो है उसकी कमी करना। ठीक है, हमको पता है सीड जो है वो लाइट में जर्मिनेट कर जाएगा, हमने उसको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, हो गई नहीं जर्मिनेट। आपने देखा बेटा गाँव में कोठियाँ होती थी पहले, घर के अंदर अपन रखते थे, कोठी रखते थे, उसमें 2 गेट होते थे, देखा तुमने? हाँ देखा है, मतलब चलो 2 गेट हुआ करते थे। एक जो है उसके अंदर एक से तो एक तरफ से भरा जाता था उसको, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो है अपन उसको वापस निकालने का काम करते थे। ठीक है, नीचे उसमें पाए से होते हैं और ऊपर बना हुआ होता है, उस पर डिजाइन बनाता था मैं तो। ठीक है, तो अब ये जो कोठे उसमें बनते हैं बेटा, उसकी खास बात क्या है? उनकी दीवारें जो है वो मिट्टी से बनाई जाती थी, मोटी। ठीक है, अब तुमने उसको जो बंद कर दिया तो फिर ऑक्सीजन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जाए अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। दूसरा, जब वहां पर इतनी मोटी उसकी दीवार है तो टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। कभी भी देखना उसका, जैसे गेट खोलते ठंडी हवा आती है, पता लगता है ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसको मिट्टी की इतनी मोटी दीवार इसलिए बनाई जाती है ताकि इंसेक्ट पेस्ट नहीं जाए, उसके अंदर कीड़े नहीं लगते थे। आज तुम ड्रम में सेल्फोस डाल के रख दो तो भी कीड़े लग जाते, उसके अंदर जो मिट्टी से बना हुआ है कुछ नहीं डालते तो भी उसके अंदर कभी कीट नहीं लगते। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो वहां पर सीड जो है उसको हमने मॉइस्चर से भी दूर रख लिया, क्योंकि जो भी मॉइस्चर है वो सारा मिट्टी की दीवार बाहर ही एब्जॉर्ब करके रख लेती है, अंदर तक पहुंचने। ठीक है, तो ये सारे अपने इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैं। क्या है ये?
पुराने जो लोग थे वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद हुआ करते थे, ठीक है। मिट्टी का खर्चा और गोबर का खर्चा जो उनको लगता था उससे ज़्यादा खर्चा हम सेल्फोस की एक डब्बी में कर देते, ठीक है। वो कम पैसों के अंदर इतने सारे अनाज को कम से कम उसके अंदर का ना करते हुए भी 10 क्विंटल जो है वो अनाज आराम से आ जाता, इतनी बड़ी वो होती थी, ठीक है। अब 10 क्विंटल अनाज को आज अपन स्टोर करना चाहें तो 1 क्विंटल के हिसाब से अपन को 2 से 3 टैबलेट सेल्फोस की रखनी पड़ती, ठीक है। तो हमको कितनी डब्बी चाहिए उसकी, कम से कम 10 टैबलेट 20 टैबलेट चाहिए, उसका खर्चा ही इतना हो जाता है। उसमें कुछ नहीं करते, वो आराम से महीने भर के अंदर तैयार करके उसको रख लेते, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं पर अगर अभी भी हैं तो उनको बचाने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आईसीआर खुद रिकमेंड कर रहा है इनको। स्टोरेज का जब तुम पढ़ोगे, कॉलेज में आ जाओगे या सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जब तुम डिपार्टमेंट में आओगे तो तुम्हें ये चीज़ पता पड़ेगी कि आईसीआर खुद अब इन स्ट्रक्चर्स के मॉडल बना के दे रहा है कि इससे स्टोर करो, जबकि हम ये पता नहीं कितनी पुश्तों से करते आ रहे हैं, हमको पहले से पता है, लेकिन आज आईसीआर हमें बता रहा है कि आप ये चीज़ करो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी नॉलेज क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी, खत्म हो चुकी। तुमने से अभी मैंने जो बताया है इसके कच्ची कोठी के बारे में, कितने लोगों ने नहीं सुना या नहीं देखा? 2 3, बाकी सबने सुना हुआ है। कई लोगों के घर में होंगे भी, पुराने जो घर हैं उसके आज भी है, ठीक है। तो उनको सेफ रखने की कोशिश करें, ठीक है। वो एक अच्छा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर। अपने पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, किसका बेटा? वीड का। किसका आता है? वीड का, खरपतवार। जब भी हम बात करते हैं फसल की बुआई की, फसल को तो बेचारी को हम लगाते हैं, ठीक है, हर साल, हर 6 महीने में, हर सीजन में अपन को फसल की बुआई करनी पड़ती। क्या हम वीड्स की बुआई करते हैं क्या? नहीं करते, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप उग रहे हैं, ठीक है। हर बार उग रहे हैं, बीज नहीं डाल रहे तो भी उग रहे हैं। कहाँ से उग रहे हैं? कहाँ है उसके बीज? कैसे उग रहे हैं वो? कारण क्या है? या तो ज़्यादा बीज, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पार्ट जो सॉइल में रह गया वो वापस मॉइस्चर मिलते ही जर्मिनेट कर जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सीड सीड्स के डोरमेंसी की, किसकी बात करेंगे? डोरमेंसी। क्योंकि आपने देखा बेटा, जब है ना गर्मी, भरी गर्मी पड़ रही है, उस टाइम पर अपन भी खेत में जाते नहीं, कोई फसल नहीं उगा रहे, तब भी वीड के सीड तो वही है ना, है ना। क्या कोई खरपतवार उगता है? नहीं उगता। ये इवन अपन इतना देखते हैं, कहीं गार्डन में धूप घास होती है ना बेटा, तो धूप घास सूख जाती, पूरी पीली पड़ जाती, ब्राउन हो गई। लेकिन जैसे ही 1-2 बारिश हुई वापस पूरी ग्रीन हो जाती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी पावर है उनके पास कि वो खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन जो एनवायरनमेंट की है उससे बचाने का सबसे अच्छा काम कौन करता है? वीड करते हैं। कौन करते हैं? वीड। तो अब बताओ मेरे को यहाँ पर कौन कौन सी डोरमेंसी मिली उसमें? वीड सीड में या खरपतवार में? क्वेश्चन है ये। खरपतवार बीजों में पाई जाने वाली सुषुप्तावस्था है, ठीक है। एक तो अपने पास आ गई कौन सी? प्राथमिक सुषुप्तावस्था या इनेट डोरमेंसी। दूसरी अपने पास कौन सी आ गई बेटा? द्वितीयक सुप्तावस्था। तीसरी अपने पास आ गई इसके अंदर, आ जाओ, अ व बी दोनों, यहाँ पर अपन ऐसे कर लें, प्राथमिक एवं द्वितीयक सुप्तावस्था, द्वितीयक एवं फलकृत सुप्तावस्था, और डी जो है वो अपन कर लेते हैं तृतीयक सुप्तावस्था। ठीक है, चलो अब आंसर दो। ठीक है, कितने लोग कहते हैं ए आंसर सही है इसका? कितने लोग कहते हैं बी सही? कितने लोग कहते हैं सी? ठीक है, कितने लोग कहते हैं डी सही?
ठीक है, चलो अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया, उसके बाद क्वेश्चन पूछा, फिर भी तुम गलत करो तो तुम नालायक हो सारे के सारे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, फसल की हमें हर बार बुआई, खरपतवार की बुआई नहीं करते। खरपतवार के बीज तुम्हें जमीन में दिखते हैं। मैंने ये भी समझाया कि जब फसल नहीं, हम खेत में नहीं जा रहे हैं तो भी उसके बीज कहाँ पर है, खेत में है। तुमने देखे कभी, तुमने देखो गाजर घास का बीज ये रहा, नहीं देखा, पता ही नहीं हमको है कि नहीं है, जानना भी नहीं चाहते हम तो, खैर पता क्या है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है, तो क्या उसको आप फोर्स कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। अब तुम्हें कोई एक भैंस ला कर दे देगी, इसको खींच कर ले जाओ तो ले जा सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पर भैंस भी नहीं है और तुम्हें कहा जा रहा है इस भैंस को ले जाओ, अब तुम्हें भैंस ही नहीं दिख रही, ले जाओ किसको। तो वही सी हमारा वीड है, वीड का हमें पता ही नहीं है, ना उसका सीड दिख रहा है बेटा, ना जमीन के ऊपर उसका कोई वेजिटेटिव पार्ट दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। क्या तुम उस पर बल्करज सुषुप्तावस्था लगा सकते हो क्या, सोच के देखो, आंसर दो, नहीं लगा सकते। तो तृतीयक सुषुप्तावस्था है, बल्करत है, तो ये तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें बल्करत आ गया मतलब ये गलत, इसमें ए और व बी दोनों, तो ये भी गलत, बच के आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा था, कॉन्सेप्ट समझा के क्वेश्चन पूछो तो भी गलत करेंगे आप। ये किस प्रकार की सुषुप्तावस्था है, कैसी है, प्राथमिक सुषुप्तावस्था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ये दोनों हो सकती है सर। ठीक है, मतलब आपके एनवायरनमेंट की वजह से द्वितीयक सुषुप्तावस्था और स्वयं की वजह से हो तो प्राथमिक सुषुप्तावस्था। समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, लेकिन अब यहां पर एक छोटी सी चीज और है, वो समझ ले कि हमारा एक खरपतवार है जिसका नाम क्या है, एविना फैटुआ। क्या नाम है, एविना फटुआ या एविना फैटुआ, जिसको अपन क्या कहते हैं, जंगली जई कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगली जई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था होती है। कितनी, तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है। तीनों प्रकार की कौन सी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या बल्करत। ठीक है सर, अभी तो आपने कहा था वीट सीड के अंदर था ना, फिर इसके अंदर क्यों कह रहे हो, वो इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि ये क्या है, आ गया आंसर, ये नकलची खरपतवार है। इसका बीज जो है वो हमारे जई के साथ मिक्स हो जाए तो पता नहीं लगे, तो इसलिए हम खुद क्या करते हैं, इसकी बुआई करते हैं। ठीक है, हम खुद ही इसकी बुआई अनजाने में करते हैं। ठीक है, तो उस समय पर बल्करज सुषुप्तावस्था इसमें मिलेगी, इसीलिए हमने कहा कि तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था के एविना फैटुआ के अंदर मिलेगी। बाकी ज्यादातर जो खरपतवार है उसके अंदर बल्करज सुषुप्तावस्था है। ठीक है, क्योंकि उसकी बुआई हम नहीं करते। ओके, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, एक और छोटी सी चीज यहां पर अपन बात करें, वो क्या है, सुन लो। अपनी जो सॉइल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जो सॉइल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितने टाइप की सॉइल होती है, दो प्रकार की सॉइल। मतलब तुम्हें ए होराइजन, बी होराइजन सब पता है ना। सबसे ऊपर क्या आता है, ओ होराइजन, ऑर्गेनिक होराइजन, के नीचे ए होराइजन, फिर नीचे बी, फिर आर, ये पता है। ए, बी और सी तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, त्रिगोलित। ए और बी को मिलाकर सोलम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आएंगे, हमें पता होना चाहिए। ए और बी को मिलाकर हम क्या कहते हैं बेटा, सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलम। ठीक है, सोलम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारी जो सॉइल है जो कहाँ तक है, ऊपर के 15 सेंटीमीटर तक, और एक जो है वो 15 सेंटीमीटर से नीचे। जो 15 सेंटीमीटर तक हमारी जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सतही सॉइल, या फिर हम कह सकते हैं सतही मृदा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सरफेस सॉइल। 15 सेंटीमीटर से नीचे जो है उसको हम क्या कहते हैं, अधो सतही मृदा, मतलब सब सरफेस सॉइल। ये क्यों कहते हैं वो समझ लो।
15 सेंटीमीटर की जो सॉइल होती है बेटा, इसके अंदर सर्वाधिक क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाधिक पोषक तत्व होंगे। इसके साथ हम बात करें तो हमारा जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। क्या होता है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है। तो ये मृदा जो है वो हमें सतह पर चाहिए। मान लो ये नीचे आ जाए तो कोई फायदा है क्या, नहीं। बीज को तो जर्मिनेट होना है तो पोषक तत्व चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, ठीक है, तो वो ऊपर चाहिए। इसीलिए हमने 15 सेंटीमीटर की जो सॉइल है उसको हमने क्या कहा, सतही मृदा, और उससे नीचे जो है वो क्या है, अधोसतही। आ गई बात ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो वीड सीड है, खरपतवार के बीज हैं, वो हमने यहाँ पर मान लिए इस तरह से फैले हुए हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर के ऊपर फैल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खास बात क्या होती है बेटा, कि हमारे वीड के जो सीड है, जो ये टॉप की जो सॉइल है, इसमें 1 सेंटीमीटर की गहराई पर है। कितनी गहराई पर है, 1 सेंटीमीटर की गहराई पर है। उन्हीं का क्या होता है, अंकुरण होता है। क्या होता है, वही जर्मिनेट करेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर से नीचे उसका बीज है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। तुमने निराई गुड़ाई देखी कभी, देखिए कैसे करते हैं बेटा, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। किससे करते हैं, फावड़े से, जेसीबी से, किससे करते हैं, कुदाली से। जेसीबी से मत कर लेना बचेगा, ठीक है। किससे करते हैं बेटा, कुदाली से करते हैं। कितनी गहराई तक जाती होगी कुदाली, अरे ऐसे क्वेश्चन, कुदाली जितनी फोर्स से हम यूज करेंगे उतनी गहरी रहेगी। अब तुम यहाँ से जोर जोर से उसको फेंको तो वो जाएगी नीचे, और आराम से निराई गुड़ाई के हिसाब से करोगे तो कम जाएगी। बट एवरेज जो अपन मानते हैं वो कितना है बेटा, 2 to 3 सेंटीमीटर। कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर अगर आप को खुरच देते हो ना कुदाली से, उसको निराई गुड़ाई कहा जाता है। हम तो आज तक फावड़ा लेके जाते पूरा खुद ही, अब पता लगा, ठीक है। तो वो 2-3 सेंटीमीटर तक आप उसको इसलिए खुरचते हैं, 2 कारण हैं। एक तो जो भी वीड नए नए उगे हैं वो उनकी जो कहते हैं रूट्स जो हैं वो नीचे नहीं जा पाती, जस्ट अभी उगे, तो आप जैसे ही उसको हटाओगे तो वो वीड भी उसके साथ उखड़ जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो 1 सेंटीमीटर वाला मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नए नए वीड उगे हैं, बिल्कुल छोटा सा वीड, आप उसको उखाड़ के देखो, उखड़ जाएगा, हाँ उखड़ेगा। कुदाली जो है उससे भी 2-3 सेंटीमीटर तक ही जा रहा है। आप जैसे कुदाली यूज करते हो तो वीड जो है वो जमीन के छोटे से टुकड़े के साथ उठकर गिर जाता है, यही होता है। तो इसका मतलब उसकी जड़ें कहाँ तक गई, 2-3 सेंटीमीटर। अब जड़ें ही 2-3 सेंटीमीटर गई तो बीज कहाँ था, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन ICAR ने पूछा और हम वहां पर बड़े प्रेम से क्या कर गया, 5 सेंटीमीटर, क्या कर गया, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे फसलों को लगाया जाता है, खरपतवार नहीं होते हैं, ठीक है। खरपतवार कहाँ होते हैं, ऊपरी 1 सेंटीमीटर की सॉइल पे, वो जर्मिनेट का, ठीक है। बाकी जर्मिनेट नहीं करते। बाकी कब जर्मिनेट करेंगे, जब निराई गुड़ाई कर लोगे, क्योंकि 2-3 सेंटीमीटर की सॉइल है तो 3 सेंटीमीटर वाली कहाँ आ गई, 1 सेंटीमीटर पे। इसीलिए जब वापस बारिश होती तो फिर खरपतवार उग जाता। समझ में आया। तुम फसल एक बार उखाड़ लो, क्या उगेगी वापस, नहीं उगेगी। खरपतवार उगते हैं, क्यों उगते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाला तो उखाड़ दिया, लेकिन 3 सेंटीमीटर वाला कहाँ गया, ऊपर आ गया, तो वो वापस उग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लॉजिकल है, सब लॉजिकल है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है उसमें फावड़े चलाना है या फिर जेसीबी चलाना नहीं है, ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए हो कैसे रहा है, ठीक है। मैं भी सोचता था यार 1 सेंटीमीटर पे कैसे जनरेट हो सकता, लेकिन जब खुद निराई गुड़ाई कर रहा था तब समझ में आया, मैं पूरा का पूरा पौधा उखड़ के आ गया। फिर फटाफट से स्केल लेके आया, मैंने नापा, उसको देखा तो 4 सेंटीमीटर था। तो इतने में जड़ आ गई, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, भी नीचे तो हो नहीं सकता, जड़ें ऊपर नहीं आती, नीचे जाती है, ठीक है। इसका मतलब इससे ऊपर था। तब समझ में आया, मुंद्रा सर सही कहते थे, हमारे जो लेक्चरर सर थे रिटायर हो गए हो, मुंद्रा सर, डॉक्टर SL मुंद्रा, उन्होंने ये चीज़ जो है वीड साइंस हमको पढ़ाई थी और उन्होंने कहा था। तब मैं आराम से बैठा सो रहा था, तो पढ़ा रहे होंगे, फिर बाद में नोट्स बना रहे, तब मैंने देखा 1 सेंटीमीटर गलत है, हो ही नहीं सकता, 1 सेंटीमीटर पे कौन जर्मिनेट करेगा। फिर पता लगा रिज का, तंबाकू, ठीक है, और वीड सीड्स जो हैं
वो ज़्यादातर गाजर, इसलिए तभी जर्मिनेट होती है जब हम उसको 1 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं, उससे नीचे रखा तो जर्मिनेट ही नहीं होता। तब समझ में आने लगा बाद में। चलिए अब बात करें डोरमेंसी के फायदे हैं क्या कुछ? डोरमेंसी मतलब अंकुरित नहीं होना, उसके कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं बताओ? वेरी गुड। बीज खराब तो जर्मिनेट होगा तो खराब कैसे हो जाएगा? जर्मिनेट होने से खराब कैसे होगा बताओ? वेरी गुड, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। खराब होने का नहीं कह सकते बेटा अपन, ठीक है, क्योंकि खराब होना ना होना ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बाहर। अपन डोरमेंसी की बात करें, डोरमेंसी किसकी है? बीज की, ठीक है। स्टोर करना है, किसको करना है? बीज को। तो हम कहेंगे यहाँ पर शेल्फ लाइफ, या फिर हम इसको कह सकते हैं भंडारण अवस्था, या हम कह सकते हैं भंडारण क्षमता में वृद्धि, ठीक है। भंडारण क्षमता बढ़ती है। अब मान लो तुमने उसको रख रखा, स्टोर करके बीच में जर्मिनेट हो गया, तुमने वापस उसको खोल के देखा जो पौधे पौधे उग रहे हैं, ठीक है, काम आएगा क्या? नहीं आएगा। दूसरी हम बात करें यहाँ पर, इट हैज द सीड टू पास थ्रू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब अपन कह सकते हैं किससे बचाव? प्रतिकूल वातावरण से बचाव। किससे? प्रतिकूल वातावरण से बचाव करता है, ठीक है। जैसे हमारा जो टेम्परेचर है बाहर का बहुत ज़्यादा है, मई जून के टाइम पे, आप उस टाइम कोई सा भी सीड लगाओ उसको जर्मिनेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी कोई भी सीड लगाओ जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन है, तो सीड जो है वो बचा के रखता है कि नहीं बाहर गया तो जल जाएगा, इसलिए रुक जा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट प्रिवेंट्स इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ सीड। इन सीटू का मतलब क्या होता है? स्वस्थान। क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा बेटा, ठीक है। इन सीटू का मतलब स्वस्थान। एक इसका उल्टा होता है जिसको अपन कहते हैं एक्स सीटू। क्या कहते हैं? एक्स सीटू का मतलब कार्य स्थान। क्या कहते हैं इसको? कार्य स्थान, ठीक है। सिंपल सा, आप तो समझ में आ गया। स्वस्थान का मतलब खुद की जगह, कार्य स्थान मतलब दूसरी जगह, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो कहाँ पर काम आता है? टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर? हाँ, जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहाँ पर ये काम आता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना बाघ परियोजना, ये सारे रणथंभौर वगैरह नाम सुना? रणथंभौर में पहले से टाइगर थे या फिर नहीं थे? पहले से थे। हमने क्या करा? वहाँ पर एक बाउंड्री बना दी बड़ी सी, ठीक है, बहुत बड़ी किलोमीटर्स की बाउंड्री बनाई, और फिर हमने क्या करा? उस बाउंड्री को बाहर से पैक कर दिया, ठीक है। अब टाइगर उसके अंदर रहेगा आराम से, ठीक है। टाइगर 50 किलोमीटर तो जाएगा नहीं घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, चले जाते हो तो उनका कोई भरोसा, लेकिन एक दिन में तो जाएगा नहीं ना। अपनी तरह तो है नहीं, गाड़ी निकाली चले रवाना, पता बड़ा जा रहे हैं, टाइगर चला रहा है कार आराम से, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। तो वो उसी जगह का निवासी है, वो वहीं रहना चाहेगा। अब तुम उसको कह दो नहीं रणथंभौर छोड़ के तो कोटा चला जा, नहीं जाएगा वो, ठीक है। उसका रहने का स्थान वही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? स्वस्थान। क्या कहेंगे? स्वस्थान। इसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्या कहते हैं? रणथंभौर जो है वो नेशनल पार्क है या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक और नाम आता है ना, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व। एक तो रिजर्व होता है, एक होता है नेशनल पार्क, ठीक है। तो क्या है वो? नेशनल पार्क, ठीक है। पार्क का मतलब क्या है? जगह बनाई हुई है, ठीक है। हमने उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक जगह दे दी है, वहां पर रहेगा। रिजर्व का मतलब क्या है? बचाव करना। क्या मतलब है? बचाव करना। तो हम उसका बचाव कर रहे हैं। क्या कैसे करते हैं? कहीं और से लाकर। मान लो रणथंभौर से एक टाइगर लिया, हमने जयपुर चिड़ियाघर में बंद कर दिया, तो वो क्या है? एक सीट। बचाव ही तो कर रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। उसको भोजन दे रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं वहाँ चिड़ियाघर में, लेकिन क्या वो वहाँ का निवासी है? नहीं, वो तो जंगल का राजा है, ठीक है। तो उसको हम दूसरी जगह पर ले आए, तो ये एक सीट हो गया। समझ में आ गई? ये यहाँ पर दूसरी चीज कहाँ पर काम आएगी बेटा? जब आप हरी खाद की बात करोगे। किसकी? हरी खाद। वह खाद जो कौन से रंग की है? हरे रंग की है, ठीक है। अब हरे रंग की क्या चीज है खेत में? पौधे। वह खाद जिसको हमने पौधे के रूप में ही उपयोग कर लिया है, या पौधों से बनने वाली खाद, जो किस रूप में यूज होगी? हरे रूप में। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जब हमारा पौधा हरा है,
मतलब उसके फूल आने लगे हैं, उसी टाइम हमने उसको खेत में पलट दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? हरी खाद, इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन मैन्योर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जिस जगह मान लिया खेत है, इसके अंदर हमें हरी खाद बनानी है, हमने इसमें पहले क्या उगाया? ढेंचा। क्या उगाया? यह अच्छा नहीं लगा तो हमने क्या उगाया? सनई। ठीक है, उगाया और इसी के अंदर पलट दिया, इसको हम क्या कहेंगे? स्वस्थान। समझ में आ गई बात? जिस जगह उसे बनाना था उसी जगह हमने उसे उगा दिया। दूसरा अपने पास ऑप्शन क्या है बेटा? बारह स्थान। मतलब खेत में कुछ नहीं उग रहा है, गर्मी भी इतनी है, बारिश भी नहीं हो रही, कुछ उगेगा भी नहीं, तो हमने क्या करा? आसपास के जो पेड़ थे उन पेड़ों से हम क्या लेकर आए? पत्तियां, और हमने वो खेत में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बारिश। आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर नहीं? तीसरी जगह जो काम आएगी वो कहां पर काम आएगी बेटा? आपके जर्म प्लाज्म संरक्षण में। कहां पर? जर्म प्लाज्म संरक्षण क्या है? जर्म प्लाज्म क्या होता है? सेट की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ लेना, इस बार एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से, और वो चैप्टर भी पहला चैप्टर है आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है उसी का ही है। हाँ, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ही है, कृषि जीव विज्ञान, उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट ब्रीडिंग। उस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं इस बार। ये दोनों के लिए है, आपको सुपरवाइजर वालों को मैं पहले ही समझा चुका हूँ। आपको सुपरवाइजर बनना है तो 12th क्लास की आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी एग्रीकल्चर की, के बिना तुम सुपरवाइजर नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है, और आरपीएससी जो है उसी की किताब है, तो आरपीएससी अपनी किताब में से नहीं पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? यही बात है ना? तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे। आपका कृषि विज्ञान हो, कृषि जीव विज्ञान हो, या कृषि रसायन हो, 3 किताबें हैं ना 12th में, तीनों जो है वो आपको पढ़नी है। चाहे आप सुपरवाइजर की तैयारी करो, चाहे आप जेट या आईसीआर या बीएचयू किसी को करो, वो तीनों बुक्स पढ़नी है, क्योंकि वो बेसिक किताबें हैं। इस बार एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ गए, उसके नेक्स्ट चैप्टर की बात करें उससे क्वेश्चन नहीं आया, उसके नेक्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए एक साथ। मैं चैप्टर वाइज मेरे को पता है हर किससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये अपन को खुद पता होना चाहिए कि आए कहाँ से। आधे तो ढूंढ ही रहे, ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, तो था ही नहीं। 12th क्लास की बुक में पहले चैप्टर के दूसरे पेज पे दिया हुआ है क्वेश्चन, वहीं से लाइन की लाइन उठाकर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सुपरवाइजर के अंदर भी हुआ है। पिछला पेपर देखना चाहो तो पिछले पेपर में भी कई क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज पूछे गए। हम सर्वांगी कीटनाशी की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर सर्वांगी कीटनाशी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी से क्वेश्चन बनाया हुआ था। सर्वांगी कीटनाशी का उदाहरण है, साइब हमारा अपना आंसर वहाँ पर क्या गया था? मेटासिस्टॉक्स या साइपरमेथ्रिन क्या था, देख लेना उसको उसमें। तो वो क्वेश्चन का ऑप्शन भी वही आपको बुक के अंदर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, वहां से उठा के क्वेश्चन दे दिया। तो अब तुम्हें 12th की बुक पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? मैं पिछली बार आया था तब भी कहा था पढ़ लेना, हाँ पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़ी। इस बार आया हूँ तब भी कह रहा हूँ पढ़ना, अभी भी कह रहे हो पढ़ेंगे। कब पढ़ोगे? आज से या कल से? आज से, अभी से किताब ही ले आया मैं, अभी पढ़ना चालू कर दो। अब बोलो तो सही, चल पढ़ना स्टार्ट कर देना बेटा, आज से नहीं कल से करना चाहो, ठीक है? राखी पे जाके आ जाओ फिर करना, पर ध्यान रखना उस किताब के बिना नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक्स, बहुत ज़रूरी है। आपके क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा जिसको बाकी सब लोग कहते हैं ये आउट ऑफ कोर्स है, और तुमने अगर वो किताब पढ़ ली तो तुम उसे बिल्कुल अच्छे से सही आंसर टिक। इतनी अच्छी किताबें हों, उनको पढ़ना ज़रूर। मैंने बहुत बार पढ़ी है, तुमसे तो कई बार ज़्यादा, शायद पता नहीं 7-8 बार के ऊपर पढ़ ली, कोई पढ़ के चल रहा है, ये सारे काम हो जाते हैं। चलो, तो बाहरी स्थान समझ में आ गया। जर्म प्लाज्म का मतलब क्या होता है बेटा? एक प्रजाति में जितना डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है वो। ठीक है, एक प्रजाति का मतलब क्या हो गया? जैसे हम मनुष्य प्रजाति के हैं, है कि नहीं है? सभी मनुष्य हैं ना, या कोई नहीं हो तो बता देना। ठीक है, तो हम सभी मनुष्य हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के बॉडी से एक सेल निकाली जाए, उस एक सेल में से क्या निकाला जाए? डीएनए,
और उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, सबका डीएनए जो है वो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और उसको हमने एक जगह पर रख दिया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म। क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म। एक ही प्रजाति में पाया जाने वाला डीएनए जो है उसको हम क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म। आ गई बात। ठीक है, अब पौधों की बात करें तो अपन तो यहाँ एक क्लास में बैठे हैं, पौधे नहीं बैठ सकते। ऐसे पूछ ले जर्म प्लाज्म कलेक्ट करना, सारे पौधे आ जाओ, ये थोड़ी पूरी दुनिया के सारे पौधे आ जाएंगे, वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो हमने क्या करा बेटा, दो तरीके हैं, या तो उनको वहीं पे बचा के रखो और वहां बचाओ, नहीं तो उसको ले आओ, फिर दो चीजें हो सकती है ना, यही होगा ना। पौधा अपनी जगह रहेगा, खुद तो आएगा नहीं, तो अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो या तो जिस जगह वो उगा है उसी जगह वैसे पौधे और उगा दिए जाए ताकि वो एक समूह के अंदर वहाँ रहेंगे। और अगर आपको पता लगा यहाँ पर ये नहीं बच पाएंगे, लोग इन्हें नहीं रहने देंगे, कोई मेडिसिनल प्लांट है कि लोग यूज कर लेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, तो आप वहाँ से पौधा उठा के बीज लेके आ गए और आपने नई जगह पे उसको लगा दिया। अगर उसी जगह पे आपने करा तो स्वस्थान, और दूसरी जगह लेकर आ गए तो क्या हो जाएगा, बाहरी स्थान। सिंपल सा, चार कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर के जो आपके हैं। ठीक है, बाहरी स्थान के ऊपर आपका जर्म प्लाज्म का, और एक आपका इसके अंदर हरी खाद का, दोनों का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ठीक है, और जिसे ये कॉन्सेप्ट पता था वो आराम से उसको नहीं करे। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस कि कहीं से लेकर आए तो बाहरी स्थान और उसी जगह करा दो स्वस्थान। चलो अब एक आंसर दो। एक वर्ड है जीन बैंक या डीएनए बैंक, मान लो डीएनए बैंक, किसका उदाहरण है, स्वस्थान का या बाहरी स्थान? चलो, कितने लोग कहते हैं कि बाहरी स्थान सही है? ठीक है, कितने लोग कहते हैं स्वस्थान सही हो? ठीक है, इस बार तुम सभी सही हो। इसका आंसर क्या है, बाहरी स्थान, क्योंकि बैंक कोई भी अपने घर में नहीं बना। बस इतना सा याद, बैंक बाहर ही होता ना, एक घर में बैंक को तो बताओ, नहीं है ना। चल, घर में एटीएम कार्ड जरूर होता है, बैंक नहीं होता, बैंक बाहर ही रहे। चलिए, डिसएडवांटेज की बात करें, ये तो फायदे हो गए। अब डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान क्या हो रहा है। तो नुकसान क्या है बेटा, सबसे पहला कि जब हमें चाहिए कि जर्मिनेट हो तब जर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, हम चाहते हैं, हमने मान लिया मूंगफली लगाई है, अब मैं जो बात कर रहा था शुरू में वापस वहीं पर आते हैं। मूंगफली दो टाइप की थी, एक जिसमें डोरमेंसी है, एक जिसमें नहीं है। ठीक है, जिसमें डोरमेंसी नहीं है वो तो नुकसानदायक है ही। ठीक है, क्यों नुकसानदायक, क्योंकि कभी भी जर्मिनेट कर जाएगी। जिसमें डोरमेंसी है वो भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें कम से कम 3 महीने की डोरमेंसी होती है। कितनी, मतलब जिस दिन आपने उसको खेत से खुदाई कर ली, आपने उसको रख लिया, उसके बाद वो 3 महीने तक जर्मिनेट कर ही नहीं सकती। आप चाहे कुछ भी कर लो, उसके अंदर GA3 बनता ही नहीं है 3 महीने तक, तो जर्मिनेट होगा ही नहीं। अब मान लो मैंने क्या करा, मूंगफली हार्वेस्ट करी और किसी ने कहा कि वापस से इस बार मूंगफली के भाव बड़े अच्छे मिलेंगे तो आप वापस से इसको लगा दो। 2 हफ्ते बाद ही मैंने क्या करना चाहा, उस मूंगफली को लगाना चाहा, क्या वो उगेगी, नहीं होगी। ठीक है, तो उस समय नुकसान हो गया। दूसरा हम बात करें, इट प्रोवाइड्स हेल्पफुल टू द वीड सीड्स, मतलब ये खरपतवारों के लिए फायदेमंद है। किसके लिए, खरपतवार हेतु लाभदायक हो जाती है। ठीक है, कैसे, बड़ी गर्मी पड़ रही है, सब कुछ साफ हो गया, हम खुश हो गए, अरे वाह इस बार तो खरपतवार है ही नहीं। ठीक है, हमें पता ही नहीं कि वो छुपे हुए बैठे हो, उन पर कोई असर नहीं होगा। जैसे पानी मिला वापस जर्मिनेट हो गए। इफ डोरमेंसी ऑफ सीड इज मिक्स्ड विद नॉन डोरमेंट सीड, हाँ ये और नुकसान वाली बात है कि जो हमारे सुषुप्त बीज हैं, कौन से, सुषुप्त व असुषुप्त बीज हैं, उनको हमने क्या किया बेटा, मिश्रित कर लिया। क्या कर दिया, मिश्रित कर लिया, तो फिर नुकसान होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ तो जर्मिनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो हम दोनों को मिक्स भी नहीं कर सकते। ये हमारे क्या है, इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ हमको तो वैसे याद रखने की जरूरत। ओके, चलिए अब बात करें डोरमेंसी, तो हमने पढ़ ली डोरमेंसी